जोहार, नमस्कार। मैं योगेश योगी सर अपना क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड आपदा प्रबंधन जो है उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, इसमें जेपीएससी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर के। और पिछले वीडियो जो मैंने आपका अपलोड किया था, उस वीडियोज में मैंने आधा जो है इसका आपदा प्रबंधन क्या कहते हैं और कितने प्रकार के आपदा है और आपदा झारखंड में कौन कौन से आपदा आते हैं, इस संबंध में हमने बात कर ली थी। आज का सेशन जिसमें मैं चर्चा करूंगा मुख्य रूप से खनन दुर्घटना की, इसलिए पूरे वीडियो में आज बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपके लगभग सारे प्रश्न कवर कर जाते हैं। जंगल में आग जिसे दवानाल कहते हैं, और झारखंड में हाथियों का आक्रमण के बारे में बात करूंगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में बातें होंगी, जिसे JSDMA कहा जाता है। झारखंड आपदा प्रबंधन की जो योजना है उस बारे में बात की जाएगी। सृजन, जो कि पिछला बार जेपीएससी में पूछा गया था, इसके बारे में बात करेंगे। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र के बारे में। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन DDMA क्या होता है, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन किस प्रकार से होता है, और राज्य स्तर पर आपदा, जो गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन है, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो झारखंड में जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका खनन दुर्घटना से। खनन में जो आपदा है उस पर खनन दुर्घटना में लिख के मैं आपदा लिखता हूं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। खनन के क्षेत्र में आपदा जो है वह झारखंड का बहुत बड़ा समस्या है और मूल समस्या इसे माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो धरती है इसमें 40% जो है खनिज यहाँ पर भंडार है, जिसमें से जो झारखंड की ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो झारखंड के अलावे जब देश की अर्थव्यवस्था में यहाँ के खदान महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो इस दौरान यहाँ पर कुछ न कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी घटती है, जैसे कि खदानों में आग लगना, खदानों में पानी भर जाना। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह हमेशा इस जगह में घटती आई है। आपको बता दें कि पूरे देश का 40% जो आपका खनन के द्वारा प्राप्त होने वाले खनिज का भंडार जो है वह झारखंड में ही है। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में खनन जो गतिविधि है, यह एक प्रमुख गतिविधि के रूप में यहाँ मानी जाती है। राज्य का कई कोयला खदानें हैं, यहाँ पर राज्य सरकार की कई कोयला खदानें हैं, जिसमें BCCL, CCL, ETC जो भी SCM, PDIL जो भी काम करती है। इसके अलावे कई प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में कार्य करती है। और अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यहाँ मैं इस संबंध में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वह औद्योगिक चैप्टर में बात होगी। तो जब खनन होती है तो खनन से संबंधित दुर्घटनाएं भी यहाँ होती है, और खनन से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती है वह किसी आपदा से कम नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो खनन दुर्घटनाएं होते हैं उससे मजदूर ही नहीं बल्कि पूरे मजदूर के परिवार और आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। खनन दुर्घटनाओं में होने वाले प्रभाव के एक चीज आपको याद होगा कि झरिया, रामगढ़ और जो आपका धनबाद, जैसे झरिया धनबाद के अंतर्गत ही आती है, रामगढ़, गिरिडीह, ये सारे जो जिले हैं मुख्य रूप से कोयला खनन के लिए जाने जाते हैं। यार, आपको मैंने जो पढ़ाया था दामोदर बेसिन क्षेत्र, दामोदर बेसिन क्षेत्र में कोयलों की अद्भुत भंडार है, और इस भंडार का यहाँ पर जो है खनन के माध्यम से निकाला जाता है। खनन से होने वाली दुर्घटनाओं में मुख्य रूप से क्या होती है, खान का धंसना। खान का धंसना, देखिए खनन में खान का धंसना से क्या मतलब है। जैसे आप अंदर में अंडरग्राउंड खान में खुदाई हो रही है, खुदाई होते होते लोगों को पता नहीं चलती है कि ऊपर की लेयर कितनी है और नीचे की अभी जो खदान खुदाई हो रही है उसमें कितने लेयर है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि खदान का जो ऊपरी लेयर है वह नीचे आ जाता है, जिसे खदान का धंसना कहते हैं। और उससे क्या होता है, नीचे जो मजदूर रहते हैं वो तो प्रभावित होते ही है, ऊपर जो निवासी रहते हैं उन्हें भी प्रभावित होना पड़ता है इससे। लेकिन अगर देखें जो हमारा पुनर्स्थापन और विस्थापन नीति के तहत
जो ज़मीन एक्वायर किए जाते हैं उसके अलावे भी खनन का जो दायरा है वो कहीं और है, कितने बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो खनन से संबंधित मुख्य जो घटना है वो खान धंसना है। इससे क्या होता है, खनन के दौरान जो ओपन कास्ट होता है, ओपन कास्ट में गड्ढे जैसा निर्माण हो जाता है। कई लोग इन गड्ढों में भी समा जाते हैं और इसके कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है। खनन के कारण दूसरी जो समस्या है वह है प्रदूषण। अत्यधिक खनन होने के कारण और सही से मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जो प्रदूषण की समस्या है वह विकराल रूप धारण कर लेती है। और यहाँ जो प्रदूषण है वह कई कई समस्याओं को जन्म देती है और प्रदूषण के कारण कई बीमारियां भी होती है। खनन दुर्घटना से निपटने हेतु, खनन के क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं होती है उससे निपटने हेतु इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ धंसाव को राहत के लिए जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जैसे कि धंसे नहीं खदान, इसके राहत के लिए भी तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जागरूकता अभियान की बहुत ही आवश्यकता होती है और जागरूक लोगों के द्वारा ही खनन का जो ये आपदा को टाला भी जा सकता है। मजदूरों का खनन के दौरान जो प्रदूषण उनके शरीर में जाता है उसके प्रति भी उन्हें जागरूक किया जाता है, मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर आप खनन के क्षेत्र में रहते हैं, खनन के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर इस प्रकार के खनन होता है, तो आप वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे प्रदूषित वायु वहाँ होती है और उसमें कोयले की मात्रा की बहुत ज़्यादा जो है धूल कण में शामिल हो जाती है, जो कि आपके लिए दमा और कई तरह की बीमारियों को आपको शरीर में आ जाती है। तो खनन से संबंधित पहला है खनन आपदा। इसके पश्चात हम बात करेंगे जंगलों में आग, जिसे दवानाल कहा जाता है। जंगलों में आग यह बहुत बड़ी समस्या है झारखंड की। जंगलों में आग कहने का मतलब है कि जंगलों में आग क्या है, एक जलवायु का प्रमुख घटक है जंगल। जो जंगल में आग जो है वह जलवायु का प्रमुख घटक है। उसी में जो वन क्षेत्र है इस आग से प्रभावित होता है और जलवायु के जो प्रमुख घटक है उसे नष्ट हो जाता है। इसमें जो है आपका मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं। पहला तो झारखंड में जैसे कि महुआ का जो चुनने के दौरान लोग क्या करते हैं, महुआ गिरता है और महुआ को चुनने के लिए वे जंगलों में आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होती है, अन्य जो पेड़ पौधे हैं वह नष्ट हो जाते हैं। कई बार जो जंगली जानवर है वे जानवर वहाँ न रह के आपको गाँव की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे भी जान माल की हानि होती है। मुख्य रूप से अगर देखेंगे पतझड़ के समय में, शुष्क जो पतझड़ है, यहाँ के वन मुख्य रूप से शुष्क पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ कई बार भयावह आग के सामना करना पड़ता है। इसका कारण बहुत सारे हैं। लोग बहुत ही आसानी से थोड़े से लाभ के लिए इस प्रकार के कुकृत्य कर बैठते हैं, जिसके कारण कई जान को जोखिम में डालना पड़ता है और कई जानें चली जाती है। तो जंगलों में आग का जो प्रकृति है, यहाँ पर यह प्रकृति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ का जो जंगल में आग लगती है वह मुख्य कारण यहाँ की हवाओं का भी बहाव है। और हवाओं की बहाव के कारण भी यहाँ पर जो है जंगलों में आग का फैलाव ज़्यादा होता है। महुआ चुनने की जो प्रवृत्ति है, या महुआ के सीजन में महुआ के जो फूल है उसे चुनने के लिए लोग जंगलों में जो आग लगाते हैं, उससे बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ से उठने वाले जो धुआं है वह धुआं वायुमंडल में फैल जाते हैं और इससे प्रदूषण का लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो जंगलों में जो आग जो है, दवानाल जो है, वह दोनों में आता है। कभी कभी प्राकृतिक तौर पर भी आग लग जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक पतझड़ के दिनों में पत्ते जो गिर जाते हैं और अत्यधिक गर्म होने के कारण भी कहीं कहीं आग की समस्या आती है, परंतु यह बहुत कम मात्रा में है। लेकिन मानव जनित अगर कारण देखेंगे तो मानव जनित कारण में जंगल में आग लगाने में सबसे ज़्यादा प्रमुख हाथ मनुष्यों का होता है। वह तनिक लाभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए, कुछ पैसों के लिए इस प्रकार के कृत्य करते हैं, जिससे प्रदूषण और यहाँ की जो आपदाएं हैं वह बढ़ जाती है। मार्च अप्रैल के महीने जो होते हैं, खास करके मार्च और अप्रैल के जो महीने होते हैं, इस दौरान जंगल में आग सबसे अधिक लगती है। इसका कारण है महुआ, और यह खास करके
इस प्रकार की जो आपदा है, इस प्रकार की आपदा से जो जिले प्रभावित है उसमें सर्वाधिक पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा और गुमला है। ये जो है लोग महुआ को चुनने के लिए यहाँ के लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आग लगा देते हैं जंगल में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जंगलों में लगने वाले आग हेतु, जो जंगलों में आग लगता है, इसके लिए कानूनी, प्रशासनिक और जागरूकता तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता है। इस संबंध में पर्यटन संबंधी जो कानून है, आपका पर्यटन संबंधी जो कानून है, वह यहाँ पर आग बुझाने का भी काम करती है, और जो फायर ब्रिगेड है वे भी आग बुझाने के लिए काम करती है। वे लोग बहुत तरह के जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे कि अभी तत्काल में अगर देखें तो जंगलों में आग की जो घटना है वो पहले से बहुत कम हुई है, परंतु आज भी यह घटना हो रही है। प्रशासन को क्या किया जाए? प्रशासन, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जंगल में आग को रोकने के लिए उचित कानून की आवश्यकता है और जंगलों की सही देखरेख की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं, जो मर जाते हैं या जिसमें सूखी लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों को काटने की आवश्यकता है समय पर, क्योंकि जब लकड़ियाँ सूखी हुई होती है और उस दौरान जंगल में आग लग जाता है तो वह और भयावह दृश्य को जन्म देती है, और वह आग की जो लपटें हैं वह बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और इससे बहुत सारे जगहों में आपका आग का विस्तार हो जाता है। दूसरा क्या काम करना चाहिए? जंगलों के बीच में सड़कों का निर्माण होना आवश्यक है, ताकि आसानी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वह आसानी से उस स्थान तक पहुंच सके जहां पर आग लगी है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर जंगल के एक छोर में आग लगी हुई है, बीच में सड़क होगी या मेड़ का निर्माण होगा या चौड़ी सड़क की निर्माण हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आग अगर एक साइड में लगी है तो वह आग स्वतः दूसरे साइड में नहीं लगेगी। इस प्रकार की युक्तियां करने की आवश्यकता है। जंगलों में आग यहाँ की बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके पश्चात है हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण करना, राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी। ये राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु हमारा देश राज्य का हाथी है, और इनकी संख्या झारखंड में बहुत अधिक है। राजकीय पशु हाथी है और इनकी संख्या झारखंड में बहुत अधिक है। मुख्य रूप से पलामू में सर्वाधिक हाथियां हैं, और इसके अलावे दुमका, सारंडा, हजारीबाग और दालमा, इसके अलावे दुमका, सारंडा के जंगल, हजारीबाग आदि जगहों में भी आसानी से हाथी उपलब्ध है। तो ये हाथियां से क्या हानि होती है? हाथियों के आक्रमण से क्या आप समझ सकते हैं? देखिए, राज्य में क्या होता है कि जब हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा भी है और जंगलों के आसपास में जब उन्हें किसी प्रकार की समस्या का आभास होता है, तो वे क्या करते हैं, जंगल से निकल के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में वो प्रवेश करते हैं तो हाथियों को भगाने के लिए लोग तरह तरह के यत्न करते हैं, परंतु वे हाथियां जब चिढ़ जाते हैं तो वे कई घरों को नष्ट करते हैं। हाथियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या है? उनके जो प्राकृतिक आवास है, जो प्राकृतिक आवास है उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप करना। कोई भी जीव जंतु दूसरे के आवास में अगर हस्तक्षेप करेगा तो वह बचने के लिए स्वतः कहीं न कहीं शरण लेगा ही। तो इसी आधार पर अगर देखें तो हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, और जंगलों को काटने के कारण उनके जो प्राकृतिक आवास है उसका क्षरण हो गया। ऐसी स्थिति में वह क्या करें, तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को ले जाते हैं, जहाँ पर वे जंगलों में अगर सही से उनके आवास का निर्माण कर दिया जाए या सही से उनके आवासों को कोई क्षति न पहुँचाए, तो वे जंगल से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। परंतु उनके आवासों को जो क्षति पहुँचाई गई, इसके कारण वे लोग अब शहरों पर और गाँवों पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उसका जो हाथियों का आक्रमण है वह बढ़ा है, और हाथियों के आक्रमण के कारण कई घरों को टूट जाता है, कई लोगों के जान माल की यहाँ पर क्षति हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके लिए मुख्य क्या काम करना चाहिए?
हाथियों का आक्रमण से बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए, इस बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हाथियों का जो आक्रमण है, इस आक्रमण को बचने के लिए उनके प्राकृतिक आवास से छेड़छाड़ जो है उसके विरुद्ध सख्त कानून बनाना चाहिए। जैसे कि आपने जंगल या वन अधिनियम जो हमने पढ़ाया था, या झारखंड के वन, तो उसमें मैंने प्रोटेक्टेड टाइप का वन बनाया था और जो है रिजर्व टाइप का वन बताया था और एक अवर्गीकृत बताया था। तो जो प्रोटेक्टेड वन है, जहाँ पर हाथियों का प्राकृतिक निवास है, उन्हें रिजर्व कर देना चाहिए। और ऐसे में क्या होगा, अगर उन रिजर्व वनों में किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं होगा तो हाथियों का आक्रमण भी रुक जाएगा, क्योंकि वे अपने वन में मस्त रहने वाले जीव में से हैं जो कि दूसरे को क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। और क्षति पहुंचाना नहीं चाहते हैं कहने का मतलब है कि वह दूसरे को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते। वनों को काटने के कारण उनके प्राकृतिक आवास जो है वह खत्म हो गए हैं, जिसके कारण वे लोग गांवों में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हाथियों का आक्रमण यहाँ का बहुत बड़ा कारण है। तो हाथियों का आक्रमण का सिर्फ एक कारण जंगल का जो है क्षरण हो जाना यही नहीं है, इसके अलावे भी एक कारण हो रहा है, वह है महुआ का फूल। महुआ का फूल किस प्रकार से इसमें हस्तक्षेप करता है यह मैं बताता हूँ। महुआ का फूल जो होता है वो मादक होता है, और हाथी जब इसे खा लेते हैं, जंगलों में हाथी जब इसे खा लेते हैं तो वह मदमस्त हो जाते हैं, और मदमस्त होने के बाद उन्हें पता नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी वह बाहर निकल जाते हैं, तो और जो है फसलों को और अन्य चीज़ों को नष्ट करते हैं। सरकार को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए एक तो पहले जागरूकता की जरूरी है। हाथियों को भगाने के लिए तौर तरीके जो वन विभाग के पास है, उस प्रकार का तौर तरीका हमारे जो ग्रामीण हैं, जो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके पास भी होने चाहिए। जैसे कि ढोल नगाड़े, इन सब की आवाज़ से हाथी जो है स्वतः अपने मूल निवास की ओर लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि जितने भी प्रकार के हमारे झारखंड में प्रस्तुत जो आपका मुख्य आपदाएं हैं उस बारे में। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन की, और झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है उससे संबंधित कुछ बातें होंगी। और यह क्लास जिसका मुख्य व्यू है, आपको 5 प्रश्न पकड़ना, उन 5 प्रश्नों का जवाब मिलेगा, पूरे वीडियो में बने रहेंगे तब। तो देखिए, किसी भी प्रकार का जब आपदा आता है तो उसका प्रबंधन कहने का मतलब क्या है? प्रबंधन कहने का मतलब यह है कि आपदा से निपटने की व्यवस्था। तो आपदा से निपटने की व्यवस्था कैसे होती है? आपदा जब आती है तो इससे निपटने की व्यवस्था क्या होती है? पहले तो आपदा आने के पहले पूर्व में एक व्यवस्था करनी होगी, और आपदा आने के बाद भी एक व्यवस्था आपको कायम रखनी होगी। तो इसे हम कहते हैं आपदा पूर्व व्यवस्था और आपदा के पश्चात व्यवस्था। परंतु जब आपदा भयावहता ज़्यादा हो या आपदा इस प्रकार के हो जिससे जान माल की क्षति हो, तो आपदा पूर्व और आपदा बाद के बीच में एक कड़ी जुड़ जाती है, वह तत्काल होती है। यानी कि आपदा के समय, आपदा के समय जो व्यवस्था की जाए वह, यानी कि इसे 3 चरणों में हम विभाजित करके समझ सकते हैं। पहले तो आपदा जब आई उसके पहले ही कुछ व्यवस्था कर लिया जाए। दूसरा होती है आपदा के दौरान व्यवस्था करनी, और तीसरी बातें होती है कि आपदा के बाद क्या बचाव और क्या राहत क्या कार्य किया जाए। इसके लिए आपदा पूर्व जो है, आपदा पूर्व की तैयारी में क्या किया जाता है, इससे निवारण की उपाय की जाती है। क्या किया जाता है? निवारण की उपाय, यानी कि आपदा न आए। सबसे पहले तो हमें यह तैयार करना है कि आपदा न आए, यानी कि इससे किस प्रकार से हम बच सके। किसी भी प्रकार से हमें आपदा को अगर टाल सके तो वह मूल रूप होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, आपदा का पूर्वानुमान करना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे देश में आपदाओं से संबंधित घटनाएं, जैसे कि बाढ़,
भूकंप, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इससे जान माल की बहुत कम क्षति होती है। यह क्या है? यह मुख्य रूप से पूर्वानुमान है। प्रकृति और मानव के स्तर में जो है वो प्रकृति के स्तर को बनाए रखने की जो चीज है, प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, इस प्रकार का। उसके बाद अगर आपदा आती है तो चेतावनी, आपदा आने के पहले ही आप चेतावनी देंगे। तो यह आपदा प्रबंधन का मूल चेतावनी तंत्र को आपको विकास करना होगा। जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में जब देखे कि उड़ीसा में जब आपका सुनामी टाइप का आ रहा था, तो उस दौरान कितनी चेतावनी जो है, चेतावनी के बारे में अब प्रचार हो रहा था न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या वहाँ आसपास जो रहते हैं उन्हें माइक से, लाउड स्पीकर के जरिए उन्हें यह समझाया जा रहा था कि किस प्रकार का आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज होती है जागरूकता। यह चार चीजें आपको करनी होती है। पहले तो निवारण के लिए जो निवारण तंत्र है उसका पूर्वानुमान के लिए आपको जो व्यवस्था है वो करनी होगी। दूसरा कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने से बचाव करना है, चेतावनी तंत्र की व्यवस्था करनी है और जागरूकता को फैलाना है। तो इन सब को हम कब कर सकते हैं? आपदा पूर्व। आपदा के दौरान क्या कार्य होती है? आपदा के दौरान जो होता है वह बचाव कार्य होना चाहिए। बचाव कार्य आपदा के दौरान होने चाहिए। दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित समय में उचित निर्णय जो होता है वह आपको करना होता है। जो मूलभूत जरूरत है उसे पूरा करना होगा। मूलभूत आवश्यकता कहने का मतलब है जैसे कि राशनिंग हो गई, जैसे कि डॉक्टर की सुविधा हो गई, जैसे कि पानी पीने की समस्या हो जाती है तो पानी, यानी कि भोजन, पानी, दवा, वस्त्र आदि का जो है वह मूलभूत जैसे है उसे आपको व्यवस्थित करना होगा आपदा के समय में। और आपदा के बाद में आपको क्या करना होता है? आपदा के बाद में क्या करना होता है? तो आपदा के बाद में जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास करना होगा। पहला तो जो आपदा से प्रभावित हो गए उन्हें एक सटीक और पुनर्वास की आवश्यकता होती है ताकि फिर से वह अपने जीवन यापन को चला सके। आपदा से क्षतिग्रस्त और पुनर्निर्माण, जो आपदा से टूट गए हैं, फूट गए हैं, उनका पुनर्निर्माण करने की व्यवस्था करनी होगी। सामान्य जनजीवन को पुनः संचालन करने में सरकार को कदम उठानी चाहिए। जीवन सामान्य हो जाए तब तक इस पर जोर देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो तीनों क्षेत्र हैं, आपको तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पुनर्वास, पुनर्निर्माण जो है वह आपदा के बाद का जो टर्म है उस टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और आपदा के समय का जो काम है वो बचाव कार्य, दवा की व्यवस्था, मूलभूत जो आवश्यकता है उसे पूर्ति करना है। और जो आपदा के पहले है उसे निवारण तंत्र, पूर्वानुमान या चेतावनी के बारे में मैं बात यहाँ पर करता हूँ। तो इसके लिए हमारे झारखंड सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना करती है। और राज्य स्तर पर, इस परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर क्या होता है? आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत में चलती है। तो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, और जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। अब हम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी, उन बातों को मैं चर्चा करूंगा। तो आज हम JSDMA के बारे में बात कर रहे हैं। JSDMA यानी कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी गठन का वो भी 28 मई 28 मई को राज्य आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो 2010 में इसकी गठन हुई। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वह
28 मई 2010 को हुई। और इसका प्राधिकरण का जो राज्यपाल हमारे हैं, इसके जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की पूछा गया प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 की धारा, आप अगर प्रश्न पत्र वाला श्रृंखला देखे होंगे तो यही प्रश्न सेम टू सेम झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी जेपीएससी में पूछा जा चुका है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की धारा 14(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा इसका गठन होगा। राज्यपाल के द्वारा इसका गठन होगा, परंतु इसका जो अध्यक्ष होगा वह मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को यह शक्ति पर देता है कौन? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) यह शक्ति देती है कि आप राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करें और इसके जो सदस्य हैं उसमें सदस्यों का जो कार्य है वह निश्चित करें। इसमें कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को मिलाकर इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, यानी कि 9 सदस्य होते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्य होता है आपदा के बारे में जानकारी एकत्रित करना और जानकारी को जो है मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि अध्यक्ष तक आपको इस बारे में बातें को पहुंचाना। तो यहाँ पर संबंधित प्रश्न 2 प्रकार के हो गए। पहले तो कितने सदस्य होते हैं, तो सामान्यतः 9 होते हैं और अध्यक्ष को अगर मिला दिया जाए तो 10 होते हैं। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या कुल 10 होती है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, जिसकी सामान्य जो आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण एवं सामान्य जनजीवन की बहाली की जिम्मेवारी जो है इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। यही लोग फैसला लेते हैं कि सामान्य जनजीवन किस प्रकार से अब यहाँ पर जो आपदा हुई है उसके पश्चात किस प्रकार से सामान्य जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और राज्य सरकार जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है। राज्य कार्यकारी जो होते हैं, कार्यकारी का अध्यक्ष अभी मुख्य सचिव जो है वही होंगे। कार्यकारी का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि यह 2 पार्ट में कार्य करता है। एक प्रशासनिक तंत्र अलग तरह से कार्य करता है, यहाँ मुख्य सचिव होते हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछला बार जैसे वहाँ से पूछे गए उसी प्रकार से। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और वही समिति सारी बातों का जो है ब्यौरा रखती है और उसके अनुसार पुनर्वास का जो कार्यक्रम हो सकता है उसको कार्यक्रम को करती है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? मुख्य सचिव जो है वह आपदा प्रबंधन से संबंधित जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना और राज्य में जो योजना है, इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करती है और संबंध स्थापित करने के बाद उचित कदम उठाने का कोशिश करती है। जिला आपदा प्रबंधन प्रमुख जो है प्राधिकरण है, अगर जिला आपदा प्रबंधन जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन और योजनाओं का स्वस्थ रूप से क्रियान्वयन करना। उसी प्रकार से झारखंड में आपदा प्रबंधन की जो भूमिकाएं हैं उसे हम आगे बात करेंगे और किस प्रकार से आगे काम करना है। यानी कि कार्यकारी का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और मुख्य जो अध्यक्ष है वह मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री का ही मुख्य सचिव कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है। ये व्यवस्थाएं किस लिए की गई है? क्योंकि यह व्यवस्थाएं मुख्य रूप से क्या होती है, आपदा के दौरान यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि त्वरित कार्रवाई करनी आवश्यक होती है। तो ऐसे में जिला स्तर पर जो कलेक्टर होते हैं या जो डीएम होते हैं उनके
उनका कार्य इस दौरान बढ़ जाता है और वह आपदा को न्यूनीकरण करने के लिए जो ढांचागत विकास है उस पर जोर देते हैं और उसी अनुसार अपने कामों को शुरू करते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन जो होता है वह उन पर बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी होता है। राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर नेटवर्क स्थापित करना होता है, सामंजस्य बनाना होता है, ताकि आपदा का जो जरूरी जो सूचनाएं हैं उस सूचना तंत्र को मजबूत किया जा सके, सूचनाओं को उन तक पहुंचाया जा सके और अगर आपदा आ जाए तो बचाव और राहत कार्यों को जल्द से जल्द कर सके। इसके लिए जो है आपको जो भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे GIS कहते हैं या GPS ट्रैकिंग बोलते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल इंटरफेस जो होता है उसकी आवश्यकता यहाँ होती है। और इसके लिए प्रशासनिक संस्थाओं के अलावे जो कार्य करते हैं वह कार्य करते हैं स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, सोशल ग्रुप, हेल्प ग्रुप, स्वैच्छिक संस्थाएं जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के बाद इस प्रकार के कार्यों को किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बचाव का निर्देश और जागरूकता का प्रसार सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है और सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बाद हम आएंगे झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना पर, यानी कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना क्या है? जैसे कि हमने बोला 28 अक्टूबर 2010 को झारखंड जो इस पर जो बनाए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य क्या है कि आपदा से राहत और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास करना। आपदा के दौरान राहत कार्य को समुचित संचालन हेतु राज्य आपदा कार्रवाई का जो कोष है उसका गठन किया गया है और इसमें 75% हिस्सेदारी केंद्र की, 75% और 25% केंद्र राज्यों के बीच में हिस्सेदारी होती है। यानी कि जो आपदा प्रबंधन राज्य आपदा कोष में, इसे राज्य आपदा कोष बोलते हैं, राज्य आपदा कोष के अंतर्गत केंद्र 75% राशि देती है और राज्य को 25% राशि देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से पुनर्वास जो होता है और जो बचाव कार्य है उस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में भी यही हुआ था, राज्यों को जो फंड है वो केंद्र से आती थी और केंद्र का फंड के अनुसार ही राज्य अपना कार्यक्रम चलाते थे। वर्ष 2009 की अगर बात करें तो जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी उसके बारे में क्या क्या है इस बारे में एक निगाह देख लेते हैं। तो वो उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य में जिला स्तर पर सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर, सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सिस्टम, आपातकालीन सिस्टम होगी। सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सिस्टम का गठन किया जाएगा और इसे 20 सेट उपग्रह के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा और 20 सेट उपग्रह से अगर जोड़ा गया तो क्या होगा कि आपदाओं की सूचना तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी और इससे देश के कहीं से भी आपका जो बचाव और राहत दल है वह पहुंच जाएंगे। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 लागू किया गया था पूरे देश में, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया था और आपदा के बचाव हेतु समुचित उपाय करने का और उसके संबंधित जो योजनाएं हैं उसे बनाने का भी अधिकार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंपी है। तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ किस प्रकार की आपदाएं आती है उसे आप स्वयं निपटे और उसके लिए आपको मैं हेल्प करूंगा, जो राशि का हेल्प करूंगा, परंतु आपको आपके यहाँ जो आपदा आती है उसे मैं बहुत बढ़िया से डील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसे अपने स्तर पर आपको करना है। इसकी कार्रवाई के लिए आपदा के दौरान बचाव स्तर पर जैसे कार्रवाई होती है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2006 में
2006 में एनडीआरएफ जो है उसका जो है राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल जो एनडीआरएफ है उसका गठन किया गया, और राज्यों को भी एसडीआरएफ का गठन करने का निर्देश दिया गया था। यह क्या करेगा? राज्य आपदा कार्रवाई बल जो है स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है वह आपदा को न्यून करने में आपका इस प्रकार का जो भी आपदा आएगी उसे न्यून करने का जो है कार्य करेगा। और इसी के अंतर्गत 2005 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है रांची में, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में 2006 में राष्ट्रीय जो आपका आपदा केंद्र प्रबंधन संचालन के लिए उसे जो है विभिन्न पहलुओं के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करने का भी अधिकार दिया गया। इस संस्थान के द्वारा राज्य सरकार सारे कार्यक्रमों को भी संचालन करता है। तो यह भी पूछा जाता है श्री कृष्ण लोक प्रशासन कहाँ से? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो रांची में है, यहीं से सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वह किए जाते हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन के सारे जो ये जो कार्यक्रम है यहीं से ऑर्गेनाइज होते हैं। और 2015 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सहयोग के संस्थान का जो सहयोग के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है तड़ित समस्या, यानी कि जो लाइटनिंग होता है उसकी समस्या सबसे ज़्यादा है। तो सभी विद्यालयों में इस प्रकार का निर्देश दिया गया कि यहाँ पर लाइटनिंग जो डिटेक्टर होते हैं उसे लगाया जाए, और उसके बाद वहाँ पर जो जिस प्रकार से बचाव और राहत का काम किया जाए वह करने का काम यहाँ से होता है। आपदा के समय दूर संवेदी कार्टोग्राफी या अंतरिक्ष से इस प्रकार के सूचनाओं को साझा करने का जो तरीका है, इसका एप्लीकेशन जो है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई इस कारण से आपदा से बचाव के लिए। और जो राज्य आपदा की पूर्व जानकारी से जुड़ी जो समस्याएं थी उससे बचाव को न्यून करने के लिए आपदा प्रबंधन ज्ञान सृजन जो है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो आपका सूखा राहत हेतु इसे जानेंगे, बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी जो है सूखा राहत के लिए इसे बनाया गया कि सूखा राहत अगर कुछ समस्या होगी तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देखेगा। उसी प्रकार से जो खनन आपदा होगी आईआईटी आईएसएम को, खनन संबंधी आपदा के लिए इसे आपका निर्धारित किया गया कि खनन संबंधी आपदा होगी तो बीआईटी मेसरा को, बीआईटी मेसरा को मुख्य रूप से भूकंप हेतु, यह याद रखेंगे आप, भूकंप के लिए बीआईटी मेसरा को, और बाढ़ सूखा और जंगल में आग के लिए जेसेक को, बाढ़ सूखा और जंगल में आग, इन समस्याओं का समाधान के लिए जेसेक को निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन कर जो भी संस्थाएं कर रही है उन संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही मैकन रांची जो है उसे भी जोखिम प्रबंधन, जोखिम के समय जो प्रबंधन हो किस प्रकार से जोखिम को कम किया जाए, इसके लिए संबंधित गतिविधियों के लिए मैकन जो रांची में है उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और इस प्रकार से जो सृजन कार्यक्रम है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, इसके जो विकास किया है इसके लिए आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इस चारों को याद रखेंगे। इससे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की अभी भी संभावना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसे आप
याद रखेंगे बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी सूखा के लिए, IIT ISM खनन के लिए, BIT मेसरा भूकंप के लिए, JSEC बाढ़ सूखा और जंगल में आग के लिए। मुख्य रूप से जो सृजन कार्यक्रम है, इस सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, यह भी जानना आपको आवश्यक है। सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जो आपदा का प्रबंधन योजना है उसको धरातल पर बहुत अच्छे से लागू करना। तो इसका प्रमुख जो है समुदाय एवं आम जनता के बीच में संभावित जो भी आपदाएं हैं उसमें समन्वय स्थापित करना, उन्हें जागरूक करना और आपदाओं के प्रभावों को कम से कम करने के लिए जो तकनीक का सहारा लेना पड़े उन तकनीकों का सहारा लेना। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इन केंद्रों, जो केंद्र हमने चारों बताए हैं, सूखा, खनन, भूकंप, बाढ़, सूखा, जंगल में आग, ये जो केंद्र हैं वो केंद्रों का जो है इन जगहों के अनुरूप कार्य करेंगे और उसके लिए केंद्रीय या स्थानीय स्तर पर जो भी होंगे, चाहे DM हो, चाहे ग्राम मुखिया हो या पंचायत सचिव हो, जो भी हो, उनसे समन्वय स्थापित करेंगे और सूचना तथा जागरूकता का फैलाव करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है DDMA, यानी कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। इसमें बहुत कुछ जानना नहीं है, इसलिए इसे आपको जो है उसे जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन DDMA क्या है, इसमें जानना है कि झारखंड के जो 24 जिले हैं, जो 24 जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या जिला समाहर्ता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DC या उपायुक्त, जिस भी नाम से हो, वही इसका जो है आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होगा? DM होगा या DC होगा या आपका जिला समाहर्ता, कहीं कहीं DC को भी बोला जाता है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बोला जाता है, कलेक्टर, जिला समाहर्ता, ये जिला समाहर्ता, ये तीनों में से कोई एक होंगे जो कि अध्यक्ष होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन का जो जिला स्तर पर कौन उसका अध्यक्ष होता है, और एक सदस्यों में सदस्य जो होंगे, इसका अध्यक्ष हो गया, और सदस्य कौन है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। सदस्य कौन कौन होंगे? तो एक चिकित्सा अधिकारी होगा जिसे CMO कहते हैं, चिकित्सा अधिकारी। जो CMO होता है यानी कि सदर अस्पताल का जो प्रमुख होता है वह होगा जल एवं सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता, यानी कि एक इंजीनियर होगा जल सिंचाई विभाग का। सूखा पड़ने की स्थिति में जल विभाग से या बाढ़ आई तो उसे कैसे निकाला जाए, इसके लिए एक पशु चिकित्सक होगा, यानी कि डॉक्टर होगा, वेटनरी वाला। एक पशु चिकित्सक होगा और गैर सरकारी संगठन का जो प्रतिनिधि है वह होगा। इसके अलावे गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOज और SGOज जो है उनका यहाँ पर रोल रहता है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि जिला आपदा प्रबंधन जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष DM DC या जिला समाहर्ता होता है। उसके सदस्य जो चिकित्सा अधिकारी होंगे वह होंगे, जिला जल विभाग का जो पदाधिकारी होंगे, इंजीनियर जो होंगे वह होंगे, पशु चिकित्सक होंगे जिसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं वे होंगे। इसके अलावे पशु चिकित्सक के अलावे जो वहाँ का स्थानीय जो वेलफेयर कार्य करता है वे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या इसमें कार्य होता है उसका। तो इन लोगों का सबसे पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है यहाँ पर जागरूकता का फैलाना कि आपदा आए तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, उसके बाद उसका क्रियान्वयन करना और उससे संबंधित जो बातें हैं वह आम जनता तक पहुँचाना। इसके पश्चात आता है आपका प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जो होता है वह कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी।
इसका अध्यक्ष हो जाएगा। जिस पद पर आप जाएंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ इसका अध्यक्ष होगा। और इसके समकक्ष अगर कहा जाए तो सीओ भी होता है, जहां बीडीओ नहीं होंगे वहां पर सीओ होगा। और इसका सदस्य में कौन होंगे? पहला होगा सदस्य समाज कल्याण पदाधिकारी, कल्याण विभाग से समाज कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो कि बचाव और राहत कार्य में एक स्वास्थ्य अधिकारी की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। इसके बाद जो जलापूर्ति से संबंधित जहां समस्या है तो जलापूर्ति के लिए भी लेगा। अग्निशमन सेवाओं के लिए पुलिस को लिया जाएगा और गैर सरकारी संगठनों का भी मदद इसमें ली जाती है। यह समिति प्रखंड के जरूरतों के अनुरूप चेंज भी होती है और योजना का निर्माण भी करती है और इसका क्रियान्वयन भी करती है। यह समिति क्या करती है? आपदाओं से निपटने के लिए जो कृत्रिम तरीके का पूर्वाभ्यास, मॉक ड्रिल वगैरह भी करवाती है, जिससे कि आम जनता जागरूक हो और जागरूकता के बीच में यह कार्यक्रम आसानी से संभव हो सके। इसके अलावा ग्राम स्तर पर भी आपदा प्रबंधन का निर्माण किया गया है। तो ग्राम स्तर पर जो आपदा प्रबंधन होता है, इसमें ग्राम सभा का मुखिया जो होता है वह प्रमुख होता है। ग्राम का मुखिया जो होता है वह इसका प्रमुख होता है और मुखिया के निर्देशों के अनुसार यहाँ काम करता है। यह समिति जो है गांव के स्तर पर आपदा प्रबंधन का निर्माण करती है और यह भी गांवों में कृत्रिम तरीके से मॉक ड्रिल करवाती है। मॉक ड्रिल यहाँ पर होता है। तो आपने यहाँ तक देख लिया, आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी बातों को मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है आप बना के देखेंगे तो 90% प्रश्न बन जाएंगे। 10% प्रश्न करंट होते हैं इसमें भी, तो 10% यानी कि एक प्रश्न करंट होगा कि कहाँ आपदा आया और किस प्रकार की आपदा आई थी वहाँ पर। वह 1% को आप छोड़ दें, वह जो मैं ऑब्जेक्टिव सेशन करवाऊंगा इसका, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो और कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअर को बढ़ाने का। इससे मैं आपको और बेहतर ढंग से क्लास को प्रदर्शित कर सकता हूं। और आप सभी को अभी तक देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।